हाँ जी बच्चों, आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा CUET 2024 में मैथ्स के पूछे गए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस ABCD, ये स्टेटमेंट दे रखे हैं बेटा। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं, सॉल्यूशन, और इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है, ये आपसे पूछा है। रेगुलर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप कर चुके हैं अब तक प्रैक्टिस। चलिए, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन पहले देखनी पड़ेगी, इसकी डिग्री और होमोजीनियस है या नहीं, सॉल्यूशन। आप इसको देखो इक्वेशन को, मैं इसको इजीली लिख सकती हूँ dy/dx इक्वल टू लॉग x माइनस वाई। ई मैं एक बार स्किप कर दूँ, आपको पता है नेचुरल लॉगरिथम हम नॉर्मली इस ढंग से लिख लेते हैं, बेस ई ही है। ठीक है, अब आप यहाँ देखो dy/dx फॉर्म में है, ऑर्डर क्लियर कट इसका 1 है, और यहाँ पर जो भी स्पेशल फंक्शन हो कहीं भी उसके साथ dy/dx नहीं है। दैट मीन्स इसकी डिग्री dy/dx की पावर 1 दे रखी है, तो 1 ही। ओके, तो फर्स्ट हमारा सही है। होमोजीनियस ये नहीं है, इतना लिखते लिखते ही हमें पता चल गया। अगर होमोजीनियस होता तो y/x में एक्सप्रेशन पूरा लिख पाते हम, लॉग वाले एक्सप्रेशन को भी। तो होमोजीनियस नहीं है, दैट मीन्स सेकंड तो रॉन्ग है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ के लिए हमें इसका सॉल्यूशन चेक करना होगा, और इसका सॉल्यूशन चेक करें बेटा। देखिए, इतना लिखते लिखते ही आपको समझ आ गया होगा कि ये किस फॉर्म की इक्वेशन है। dy/dx py इज इक्वल टू q। अब यहाँ ये वाला एक्सप्रेशन मैंने अभी यहाँ अलग करके नहीं दिखाया, ये एक टर्म आएगी, ये एक टर्म आएगी। ओके, मैं इसको भी लिख देती हूँ, log x अपॉन x log x। तो ये कटेगा, q मतलब 1/x आएगा, लेकिन p हमारा 1/x log x आएगा। ठीक है, dy/dx लास्ट फॉर्म जो हमने की थी डिफरेंशियल इक्वेशन, py इज इक्वल टू q। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेटा। ई पावर इंटीग्रल ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, और p यहाँ पर है 1/x log x। ओके, और ओके चलिए मैं बता देती हूँ इसको सेपरेटली। 1/x log x आपको ध्यान हो तो बेटा हम इसे लिख सकते हैं इस ढंग से। log x को अगर आप टी पुट करें तो 1/x उसका डेरिवेटिव, या आपको रिजल्ट ध्यान है क्लियर कट, डेरिवेटिव न्यूमैरेटर में, फंक्शन न्यूमैरेटर डेनोमिनेटर में, तो इसका इंटीग्रल log ऑफ ठीक है, यही करते थे। तो यहाँ हो गया log ऑफ log x। ओके, सी हम लेते नहीं है, यहाँ पर हम सी नहीं लेंगे। ये क्या हो गया, ई पावर log ऑफ log x, और हमें पता है ई पावर log ऑफ एफ एक्स होता है इटसेल्फ। यहाँ पर एफ एक्स की जगह है log x, तो ये हमारा log x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x आ गया। अब इसका सॉल्यूशन भी हम याद रखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x। राइट, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया log x, q हमारा है 1/x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये इंटीग्रल निकालना है, बी केयरफुल, ये नहीं है, टोटल अलग है। यहाँ log x डिवाइड हो रहा था, यहाँ log x मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ के लिए जब आप log x t पुट करेंगे तो 1/x dx dt आ रहा है। ठीक है, सिंपली ये हो जाएगा इंटीग्रल t विद रिस्पेक्ट टू t, दैट मीन्स t स्क्वायर बाय 2। आप बिल्कुल t एज्यूम किए बगैर भी निकाल सकते हो, और MCQ है, ध्यान रखिए यहाँ पर। तो ये आपका हो गया बेटा 1/2 log x होल स्क्वायर प्लस सी, और लेफ्ट में y इंटू लॉग एक्स है ही। चेक करिए इसी फॉर्म में कोई सॉल्यूशन दे रखा है, y इंटू लॉग एक्स। ओके, देखिए इसको बस थोड़ा सा फॉर्म चेंज की हुई है, ये जो टू टू है इसे अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 2y लॉग एक्स, 2c से भी मल्टीप्लाई होगा, वो 2c इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। और 2c है कांस्टेंट, तो हम इसको कोई भी कांस्टेंट लिख सकते थे, वो यहाँ इन्होंने a लिख दिया, 2y log x प्लस a log x। ओके, तो c करेक्ट है, तो डेफिनेटली ये अगर आप देखो फॉर्मेट भी यहाँ टोटल अलग है, रॉन्ग।
हो सकता था कि मतलब सेम सॉल्यूशन को डिफरेंट फॉर्म में लिखा हो, तो बिल्कुल चेक सही भी हो सकता था, ये नहीं कि एक करेक्ट है तो दूसरा रॉन्ग ही हो। अभी क्या हुआ, ए करेक्ट है एंड सी करेक्ट है। देखिए कोई ऑप्शन दे रखिए, और फर्स्ट ही ऑप्शन यही है बेटा, ए एंड सी ओनली। ओके, चलिए। There are two bags. Bag 1 contain 4 white and 6 black balls. Bag 2 contain 5 white and 5 black balls. पहली लाइन पढ़ते ही आई होप आपको ध्यान आ जाता है बेटा कि आपका ये अब प्रोबेबिलिटी का बेस या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ये यूज़ होने वाला है। ठीक है, 4 वाइट हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं फर्स्ट बैग में, और हमेशा आपको करना है, इनको अंडरलाइन कर लीजिए, 5 वाइट 5 ब्लैक बॉल्स हैं सेकेंड बैग। ठीक है, इट डाई इज रोल्ड, ओके, बैग के साथ डाई भी कंबाइन किया हुआ। इफ इट शोज ए नंबर डिविजिबल बाय 3, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, ओके, एल से बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, ओके। वो जो आप दो इवेंट लेते हैं, जो पार्टीशन बनाती हैं कि बैग 1 से ड्रॉ हुई या बैग 2 से ड्रॉ हुई, ठीक है, मैं आप कंप्लीट नहीं लिख रही, एमसीक्यू ही है, आपको समझाने के लिए सिर्फ, वो उसकी जो आप इक्वल प्रोबेबिलिटी जनरली होती थी कि दो बैग है, सिर्फ उसको डिफाइन कर दिया। अब उसकी प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड है, डाई पे। अगर 3 से डिविजिबल नंबर आया मतलब 3 या 6, तो दो ही केसेस हुए 6 में से, तो बैग 1 में से चूज होगा, दैट मीन्स 2/6, 1/3। और अगर कोई और नंबर आया तो बैग 2 में से बॉल सेलेक्ट होगी, कोई और आया मतलब ये दो नहीं हुए, 3 और 6 नहीं हुए, तो रिमेनिंग 4, दैट मीन्स 2/। ओके, if the ball drawn is not black in color, the probability that it was not drawn from bag 2। अब ये नॉट को अब आपके ऊपर है, आप नॉट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस करके निकालो या अंडरस्टैंड करो बेटा, क्योंकि यहाँ पर दो ही बैग है और दो ही टाइप की बॉल है। इफ द बॉल इज नॉट ब्लैक तो डेफिनेटली वाइट होगी, ओके, क्योंकि निकली तो है बॉल। एंड इट वॉज नॉट ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, तो डेफिनेटली बैग 1 से सिलेक्ट किया हुआ होगा, ओके। तो वो नॉट को आप 1 माइनस करके निकालो या सीधा कन्वर्ट कर लो। इफ द बॉल ड्रॉन इज वाइट, दैट वो जो अलग एक इवेंट लेते थे हम, वो हुआ बॉल ड्रॉन इज वाइट, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, दैट मीन्स E1। तो आपको एक्चुअली निकालनी है प्रोबेबिलिटी E1 गिवन एफ, बेस थ्योरम यूज होनी है, ओके। और बेस थ्योरम हो या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हो, आपको पता है ये दो प्रोबेबिलिटीज आपको चाहिए चाहिए। और ये क्या है, वाइट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, वाइट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, तो बस वो प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। बैग 1 से क्या हुआ 4/10, और बैग 2 से क्या हुआ 5/10। आई विल सजेस्ट, जैसा मैं रेगुलर कहती हूँ, ये एज सच रहने दीजिए, ठीक है। 5/10 को मत कन्वर्ट करिए, डेनोमिनेटर रखिए सेम। बस ये क्या होगा बेटा, probability of E1 into probability of F given E1 divided by total probability, that means probability E1 into probability F given E1 plus probability E2। मैं लिख के आपको बेसिकली रिकॉल कराना चाहती हूँ, अदरवाइज बिल्कुल ऑब्जेक्टिव के लिए ये आपको करके नहीं देखना बेटा। बार बार कहती हूँ, मैं तो आपको ये समझती हूँ हर क्वेश्चन करके आपको रिजल्ट रिकॉल करवा रही हूँ, ओके। तो बस आपने ये पुट करना है, ये इस लेवल में हम जनरली वैसे आमने सामने लिखते हैं, यहाँ पर हमने इस ढंग से लिख दिया। आपने ये ऊपर नीचे वाले मल्टीप्लाई करने हैं, 1/3 इंटू 4/10, और डेनोमिनेटर में भी पहला प्रोडक्ट यही, दूसरा होगा 2/3 इंटू 5/10। और आपको पता है बेटा बेस सेम रखने का बेनिफिट ही यही होता है, 30 30 30 सब बेस चल रहा है, बस आप न्यूमैरेटर्स को छोड़ लीजिए 4 और यहाँ पर 10, तो ये आपका हो गया 4/14। अब आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कर लीजिए, 2/7, दैट मीन्स थर्ड इज योर आंसर, ओके, 2/7 इज योर आंसर। रेगुलर क्वेश्चन है, आई थिंक अब तक तो इनकी बहुत प्रैक्टिस होगी आपको, बहुत क्विक कर लिया होगा आपने मेरे डिस्कशन से भी पहले, आई एम श्योर।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द स्ट्रेट लाइन। देखिए यही नॉट वाला वर्ड ना बच्चे स्किप कर देते हैं पढ़ना, इसलिए स्पेशली हाईलाइट किया हुआ है। कौन से डायरेक्शन रेशियोज नहीं हो सकते इस लाइन के? अब इस लाइन के देखो गौर से, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है? नहीं। अभी आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो तो ये होगा y-2 डिवाइडेड बाय -3, राइट? माइनस कॉमन लेके एडजस्ट करेंगे, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस फॉर्म होता है, ठीक है? तो इसके डीआर्स पढ़ो तो बेटा 2 -3 -1 होंगे, 2 3 -1 नहीं होंगे, 2 -3 -1 होंगे, ठीक है? तो देखो ओके फर्स्ट तो है, और देखिए बिल्कुल इसके नीचे ही दिख रहा है 2 3 -1 एज सच लाइन से ही जो सीधा पड़ा हुआ है। नो ये नहीं है। तो वैसे तो आपको मिल गया, वन सिंगल आंसर है, बट स्टिल लेट अस जस्ट चेक। ओके ये देखिए इसका अपोजिट साइन क्या हुआ, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको पता है डी आर्स कोई भी प्रोपोर्शनेट पेयर होते हैं। ओके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा, ये भी ठीक है। तो थर्ड आपका आंसर हो गया, जो डी आर्स नहीं हो सकते, ये आपका। ओके चलिए, which one of the following represents the correct feasible reason determined by the following constraints of an LPP? LPP में 4 इनइक्वालिटीज़ हैं, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, इनमें से आपको पता ही होता है फर्स्ट में, और सारे ही आपको फर्स्ट में देखे हैं। तो मेन काम इसका है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। दैट मीन्स ये अभी आपको सीधा बता रहा है जो आपकी लाइन होगी इस फॉर्म में होगी, 10 10 इंटरसेप्ट आएगा, और अपोजिट में अब जीरो ओरिजिन से अपोजिट में शेडिंग होगी। तो ये शेडिंग आपको ये लग सकती है ना, लेकिन दूसरी इक्वेशन को मत भूलिएगा। चलिए मैं एक बार बिल्कुल दिखा देती हूँ दोनों। x प्लस वाई इक्वल टू 10 लिया आपने, तो ये आपका क्या देगा, x0 तो y10, y0 तो x10, मतलब दोनों इंटरसेप्ट 10 है, ठीक है? दूसरी आपकी है 2x प्लस 2y इक्वल टू 25, और इसमें अगर आप पुट करते हो x0 तो y 12.5, 25/2 है ना, 12.5, और अगर y0 तो x 12.5। तो आपके जो इंटरसेप्ट है, इसके इंटरसेप्ट 10 है दोनों, इसके इंटरसेप्ट 12.5 है दोनों। तो आपको वो केयरफुली देखना है कि लाइन तो पैरेलल है, ये तो आपके बिल्कुल नहीं है, ठीक है? यही दोनों कंडीशन है, लेकिन शेडिंग अब ओरिजिन दोनों में नहीं है। पहली में आपने रखा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, जीरो रखा, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया ना, तो इसकी शेडिंग अपवर्ड है। और दूसरी में आपने रखा जब ओरिजिन, तो ये ट्रू हो गया, तो इसकी शेडिंग आपकी डाउनवर्ड है। और आप पॉइंट देखो, नीचे 10 होगा, ऊपर 12.5 होगा। ये फिगर की यही ब्यूटी है कि आपको दे नहीं रखे, ये 10 ये 12.5 होगा दूसरा, ऐसे ये 10 ये 12.5 होगा, ठीक है? उसके आगे होगा ना। अब 10 वाले से तो अपवर्ड जाना था जो इसमें है, और 12.5 वाले से डाउनवर्ड जाना था तो इसमें है। क्रॉस शेडिंग आपकी ये वाली, दैट मीन्स थर्ड आपका करेक्ट है। यहाँ देखो अपोजिट हो रहा है, 10 वाले की डाउनवर्ड जा रही है शेडिंग, 12.5 वाले की अपवर्ड, जबकि ये नहीं है आंसर ना। कौन सा फॉल्स कौन सा ट्रू ध्यान रखेंगे। थर्ड आपका आंसर हो गया, फिजिबल रीजन ये। ओके तो गौर से देखना होता है ये भी। Let R be the relation over the set A of all straight lines in a plane such that L1 related to L2 if and only if L1 is parallel to L2। सिंबल आपको समझाया हुआ बेटा 11 से। L1 related to L2 if and only if L1 is parallel to L2। क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल गया होगा ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है? अब यहाँ आप कहोगे इक्विवेलेंस मींस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तो ये तो सारे हैं। तो यहाँ आप फिर काउंट करोगे, मैं इसको मानती हूँ क्वेश्चन देने का तरीका प्रॉपर नहीं है। सिमेट्रिक ओनली, ट्रांजिटिव ओनली, रिफ्लेक्सिव ओनली आप अपने माइंड में मान सकते हो, और आपके अभी सिंगल करेक्ट आंसर ही क्वेश्चन है, तो आप इसको इक्विवेलेंस ही लोगे। बहुत बार कर चुके हैं बेटा हम ये, हमने एक्टिविटी भी कर ली है ये, बट स्टिल लेट अस जस्ट टेल यू वन। इक्विवेलेंस क्या देखते हो आप, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है? रिफ्लेक्सिव L1 मैं ड्राइंग से ही बताती हूँ, एक्टिविटी में ये ड्राइंग से बताई थी। L1 अपने ही पैरेलल काउंट होगी, कोइंसिडेंट है, तो L1 हर लाइन अपने पैरेलल होगी, तो रिफ्लेक्सिव है।
अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगी। L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगी। दैट मीन्स L1 रिलेटेड टू L2 है तो L2 रिलेटेड टू L1 होगा, तो सिमेट्रिक भी है। और L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है तो L1 L3 भी पैरेलल होंगे। L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3 आपको देगा L1 पैरेलल टू L3 है। दैट मीन्स L1 रिलेटेड टू L3 है, तो ट्रांसिटिव भी हो। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। हम प्रॉपर कर चुके हैं इसे बहुत बार। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बेटा।